हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज सिविक्स। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। तो लिखा हुआ है ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इजीली आपको दिखाई देते होंगे। आपने देखा होगा न्यूज डिबेट्स में, शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी रहती हैं। तो ये बहुत क्लियरली विजिबल इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के अंदर। सम पीपल डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत में या किसी भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर जानते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत क्रिटिक्स करते हैं, मतलब बुराई करते हैं। दे टेंड टू ब्लेम, वो ब्लेम करते हैं पार्टीज को कि उनके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, उनकी लाइफ में जो कुछ भी गलत चल रहा है, वो सब किसकी वजह से चल रहा है? इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से चल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई करते हैं और वो ब्लेम करते हैं पार्टियों को कि उनकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का रीजन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। हाँ, पार्टीज की जो आइडेंटिफिकेशन है, उनकी जो पहचान होती है वो सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन से होती है। मतलब वो किस कम्युनिटी को अपना वोट बैंक मानती हैं, तो इस तरीके से उनकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का ग्रुप है जो साथ में मिलकर क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, और बाद में जब उनको पावर मिलेगी तो क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। यानी पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं ऐसे लोगों का ग्रुप है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जब उन्हें पावर मिलेगी यानी चुनाव जीतेंगे तो वो क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। ये उन लोगों का ग्रुप है जो कुछ पॉलिसीज पर एग्री होते हैं, यानी एक दूसरे के ओपिनियन से क्या रखते हैं? सिमिलर व्यूज रखते हैं। एक दूसरे के प्रोग्राम्स भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। और इनका यह मानना है कि हम साथ में मिलकर सोसाइटी के लिए क्या करेंगे? कुछ अच्छा करेंगे। लिखा हुआ है दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। यानी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम्स पर एक दूसरे से एग्री रखते हैं और ये मानते हैं कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट व्यूज हो, सबके व्यूज हैं कि अच्छा क्या है, मतलब सबका अच्छा क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। तो सबके व्यू अलग अलग होते हैं। हो सकता है पार्टी के व्यू अलग हो, दूसरी पार्टी के अलग, तीसरी पार्टी के अलग हो, पब्लिक के अलग हो कि क्या देश के लिए अच्छा है। तो ये लोग क्या करते हैं? पब्लिक को समझाते भी हैं, परसुएड करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज उनके लिए बेहतर हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का ग्रुप है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जब जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं। इन लोगों के ओपिनियन, पॉलिसी, प्रोग्राम सेम होते हैं। भाई एक पार्टी के हैं तो उनकी पॉलिसीज क्या होंगी? सेम होंगी, और ये सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट व्यूज हैं लोगों में, तो ये लोग लोगों को समझाते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक को समझाती हैं कि हमारी पॉलिसीज सबसे अच्छी हैं, दूसरों से बेहतर हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से। दे सीक टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज। और वो कहते हैं कि जब वो जीत कर आएंगे चुनाव में तो इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए, लिखा हुआ है पार्टीज जो हैं सोसाइटी का एक पार्ट है, इसलिए इन सब में भी क्या रहती है? पार्टीशनशिप रहती है। पार्टीशनशिप का क्या मतलब है? लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। जो मतलब कि बहुत ही कमिटेड है किसी पार्टी के लिए, अंधभक्त रखते हैं ना, ब्लाइंड फेथ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अपनी पार्टी के बारे में कुछ बुरा सुन नहीं सकते, उन्हें अपनी पार्टी में कोई कमी नहीं दिखती, तो अंधभक्त टाइप के लोगों को बोलते हैं पार्टीशनशिप, जिनका ब्लाइंड फेथ होता है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। ऐसा पर्सन जो किसी पार्टी के लिए कमिटेड है, उसे अपनी पार्टी में कोई गलती नहीं दिखती,
उसे लगता है कि मेरी पार्टी सबसे अच्छा कर रही है, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। ब्लाइंड फेथ होता है एक तरह का। पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन इश्यूज। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी क्या नहीं कर पाते, कोई बैलेंस व्यू नहीं रखते, मतलब हाँ गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, तो इस तरह का व्यू नहीं रखते। उन्हें लगता है कि नहीं, वो हमेशा अपनी पार्टी की साइड लेंगे, नहीं हमारी पार्टी जो कर रही है वही सही है, हमारी पार्टी की पॉलिसी सही है। तो ऐसे लोग हैं जिनका व्यू बैलेंस नहीं है, वो मतलब एक तरफ झुके हुए हैं, एक पार्टी की तरफ कमिटेड हैं, उसको बोलते हैं पार्टीशनशिप। तो पार्टियों में भी ये भी होती है। Thus, a party is known by which part it stands for। पार्टी की पहचान इससे भी होती है कि पार्टी क्या स्टैंड लेती है, किन पॉलिसीज को सपोर्ट करती है और पब्लिक के किस ग्रुप को, किस सेक्शंस के, किस सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करती है। जैसे भारत में अलग अलग सेक्शंस है ना, जैसे देखिए मिडिल क्लास सेक्शन है एक, ठीक है, SC ST सेक्शन है, जनरल वालों का सेक्शन है, इस तरीके से बिजनेसमैन का सेक्शन है, फार्मर्स का सेक्शन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडेंटिफिकेशन इससे भी होती है कि वो किसके इंटरेस्ट की बात करती हैं। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं लीडर्स और उसके एक्टिव मेंबर्स और उनके फॉलोअर्स। देखिए, एक्टिव मेंबर्स वो हैं जिनके पास पार्टी की मेंबरशिप है। फॉलोअर्स वो लोग हैं जो पार्टी के काम में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर या कहीं सैलून वगैरह में बातें करते रहते हैं उन पार्टीज के बारे में, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फॉलोअर्स। ये एक्टिव मेंबर्स हों जरूरी नहीं है, बट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन देखते हैं, क्या फंक्शन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन है क्या, लड़ना, चुनाव लड़ना। चलिए, तो चुनाव जो होता है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के बीच में होता है। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट, वो अपने कैंडिडेट को अलग अलग तरीके से चुनती हैं। कुछ देशों की बात हो रही है, जैसे अमेरिका में मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज इट कैंडिडेट्स। तो अमेरिका में क्या होता है, जो पार्टी मेंबर्स हैं या पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो कैंडिडेट को चूज करते हैं, यानी वो डिसाइड करते हैं कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन भारत जैसे देश में जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, फेमस हैं, वो कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं कि कौन किस लेजिस्लेटिव असेंबली से या किस पार्लियामेंट्री सीट से चुनाव लड़ेगा। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, और यहां यह बताया जा रहा है कि पार्टियां चुनाव लड़ने का मतलब है उनके कैंडिडेट क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और अमेरिका वगैरह में इन कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होता है वो पार्टी मेंबर्स या सपोर्टर्स करते हैं। लेकिन भारत में जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन कैंडिडेट किस सीट से चुनाव लड़ेगा। दूसरा फंक्शन है, पार्टीज आगे बढ़ाती हैं डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को, और फिर वोटर क्या करते हैं, जिसकी पॉलिसी और प्रोग्राम अच्छे लगते हैं उन्हें वोटर चुनते हैं। तो पार्टीज का दूसरा काम क्या है, डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना, यानी वो पब्लिक को समझाती हैं कि हमारी पॉलिसी, हमारे प्रोग्राम्स अच्छे हैं, और फिर पब्लिक को जिसकी पॉलिसी और प्रोग्राम अच्छे लगते हैं पब्लिक उसे चुनाव में जिता देती है। लिखा हुआ है हम सभी के ओपिनियंस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और हम सबका ये भी मानना है कि सोसाइटी के लिए जो पॉलिसीज हैं जो अच्छी रहेंगी वो अलग अलग रहेंगी। मतलब कोई कहता है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कोई कहता है ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, कोई कहता है कि महंगाई कम होनी चाहिए। तो समाज के लिए क्या अच्छा है, इसको लेकर पब्लिक के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। तो इतनी ज्यादा पब्लिक है, इसलिए गवर्नमेंट इतने सारे व्यूज को हैंडल नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैं, यानी ऐसे ओपिनियन जो बहुत सारे लोगों के हैं, एक ही बात को लेकर जब बहुत सारे लोग ओपिनियन रखते हैं तो वो उनका एक ग्रुप बनाती है और इसी को लेकर क्या करती है, अपनी पॉलिसीज फॉर्म करती है। मतलब यहां पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ग्रुप हैं देश के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, इन सबके व्यूज अलग अलग हैं। तो ये सरकारें क्या करती हैं, जो व्यू ज्यादातर लोगों का है उसी व्यू को लेकर वो अपनी पॉलिसी बनाती है। जैसे अगर जिस दिन सरकार को लगेगा ज्यादातर लोग ये ओपिनियन रखते हैं कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, तो सरकार फिर जरूर इस तरफ अपना स्टेप बढ़ाएगी।
थर्ड, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। यानी पहला काम था चुनाव लड़ना, दूसरा काम था डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स को बनाना, तीसरा काम है कि देश के लिए क्या बनाना, लॉज बनाना। मतलब डिसाइसिव रोल है उसका लॉज बनाने में। फॉर्मली तो लॉज वगैरह कहां बनते हैं, लेजिस्लेचर में बनते हैं, वहीं पास होते हैं, वहीं उन पर बहस भी होती है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, लेकिन लेजिस्लेचर्स के लगभग सभी मेंबर्स जो हैं वो किसी ना किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो पार्टी का जो डायरेक्शन है लीडरशिप का वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। मतलब उन्हें पार्टी ने अगर बोला है कि इस बिल के या इस इश्यू के सपोर्ट में बोलना है तो वो उसके सपोर्ट में ही बोलेंगे, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। पार्टीज का फोर्थ प्रोग्राम ये है, फोर्थ फंक्शन ये है कि वो क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं और सरकार को चलाती हैं। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। तो पहला था चुनाव लड़ना, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, दूसरा था पुट फॉरवर्ड सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तीसरा था डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज, और फोर्थ है क्या बनाना, सरकार बनाना और सरकार को चलाना। As we noted last year, the big policy decisions are taken by the political executive. आपने पिछले साल 9th में देखा होगा कि जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, जैसे पीएम और उसकी कैबिनेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं जो डिफरेंट पार्टीज को बिलोंग करते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, पार्टी क्या करती हैं, लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं और उन्हें क्या बनाती हैं, मिनिस्टर बनाती हैं, ताकि वो आगे जाके क्या कर सकें, सरकार चला सके। जैसी सरकार पार्टी चलाना चाहती है वैसी सरकार वो लोग चलाएं, इसलिए पार्टीज उन्हें रिक्रूट करती हैं, ट्रेन करती हैं और मिनिस्टर भी बनाती हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो कभी ये बहुत छोटे वर्कर हुआ करते थे तो वहां से उनकी ट्रेनिंग क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। फिफ्थ पॉइंट, पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। यानी पार्टीज क्या करती हैं, अपोजिशन का रोल भी प्ले करती हैं। ऐसी पार्टी जो चुनाव हार जाती हैं वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। और अपोजिशन पार्टीज का काम क्या है इनका काम है गवर्नमेंट को क्या करना, क्रिटिसाइज करना। किस चीज के लिए, उसके फेलियर के लिए या उसकी रॉन्ग पॉलिसीज के लिए। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। चलिए आगे लिखा, तो देखिए अपोजिशन पार्टीज का काम क्या है। अपोजिशन बेसिकली, अपोजिशन पार्टीज जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर गवर्नमेंट कोई गलत स्टेप लेती है, कोई रॉन्ग पॉलिसी फ्रेम करती है, तो सरकार की गलतियों को पब्लिक के बीच में एक्सपोज करना, यह काम किसका है, अपोजिशन पार्टी का है। यानी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग्स को वो क्वेश्चन करती है। सपोज किसी देश के साथ ट्रेड खराब कर लिया गवर्नमेंट ने, तो अपोजिशन पार्टी देश को ये बताएंगी कि सरकार ने यहां पर गलती की है। जैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उस महंगाई के लिए वो क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट को कि आपकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना उसके फेलियर के लिए, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज के लिए, ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सॉरी अपोजिशन पार्टी का, और अपोजिशन पार्टी वो है जो चुनाव में हार जाती हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। यानी पार्टीज का यह काम भी है कि वो पब्लिक के ओपिनियन को एक शेप देती हैं। कैसे, वो इश्यूज को रेज करती हैं, हाईलाइट करती हैं, यानी सामने लेकर आती हैं। पार्टीज के लाखों मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो देश में सब जगह फैले हुए होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के ही एक्सटेंशन है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के ही पार्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज से एक कदम आगे बढ़ के वो क्या बन गए हैं, प्रेशर ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, अभी बताते हैं होता क्या है। पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। कभी कभी पार्टीज क्या करती हैं, आंदोलन भी करती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो किसकी हैं, पब्लिक की हैं।
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह बड़े बड़े डैम बनते हैं तो अपोजिशन पार्टी वहां पे क्या कर देती है, आंदोलन कर देती है कि भाई यहां से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, ये लोगों के साथ क्या है, ठीक नहीं हो रहा है। तो पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए भी पार्टीज क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। बेसिकली प्रेशर ग्रुप जो है, इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करते हैं टू मेक पॉलिसीज फॉर द फेवर ऑफ देयर मेंबर्स। यानी ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि सरकार ऐसे कानून बनाए जो इन प्रेशर ग्रुप्स के मेंबर्स को क्या पहुंचाते हो, फायदा पहुंचाते हो। और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप भारत में हैं और ये पावरफुल भी होते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट भी करते हैं। पार्टीज का 7वां फंक्शन ये है कि पार्टीज पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट मशीनरी, वेलफेयर स्कीम्स जो किसने लागू की हैं, सरकार ने। यानी सरकार पब्लिक की भलाई के लिए जो मशीनरी है और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, पार्टियां उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। लिखा हुआ है देखिए, फॉर एन एड ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो जो नॉर्मल पर्सन है, मामूली इंसान है, ऑर्डिनरी का मतलब है एवरेज इंसान है, उसके लिए ज्यादा आसान है किसको अप्रोच करना, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को अप्रोच करना इन कंपैरिजन ऑफ ऑफिसर्स। जैसे उन्हें क्या लगता है कि ऑफिसर क्या जाएंगे, ऑफिसर का अपना एक ऑरा होता है, वहां काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है और कई बार वो ठीक से बात भी नहीं करते। तो आम लोगों को लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा हम किससे मिलें, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोकल लीडर्स हैं, जो आसपास के हैं, उनसे मिलें, हमारा काम इजीली हो जाएगा। काम क्या है, वेलफेयर स्कीम्स को खुद तक पहुंचाना, ठीक है। दैट इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज, इसीलिए वो ज्यादा क्लोज फील करते हैं पार्टीज से। वो भी कब, जब वो कंप्लीटली उन पर भरोसा नहीं रखते। बेसिकली किसी पर्सन को, आप मान के चलिए किसी पर्सन को राशन कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से मिलेंगे तो ये काम इजीली हो जाएगा। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पर, बट फिर भी जब उन्हें वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठाना हो तो वो लीडर्स पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। यानी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पब्लिक की नीड्स और डिमांड्स के लिए। यानी पार्टीज को पब्लिक की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की फ्रेमिंग करनी चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोस पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ऐसी पार्टी जो जनता की नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, पब्लिक उसे नेक्स्ट इलेक्शन में रिजेक्ट कर देगी। लिखा हुआ है व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो मॉडर्न डेमोक्रेसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए एक सिचुएशन है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट लेना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर ना किया हो। टिकट इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि टिकट ना मिला हो जिस पर्सन को। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है तो सबको क्या लड़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो इंडिपेंडेंट में ये कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे पब्लिक से कि हम क्या कर देंगे, कोई मेजर पॉलिसी चेंज कर देंगे, क्योंकि भैया मेजर पॉलिसी चेंज कब आएगा, उसके लिए इन्हें सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार बनाने के लिए इन्हें चाहिए मेजॉरिटी, बट यहां तो सभी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो ऐसे में क्या होगा, मेजॉरिटी नहीं बन पाएगी। इसीलिए ये लोग कोई बड़ा प्रॉमिस पब्लिक को नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट में भी फॉर्म, हो सकता है सरकार तो बन जाए बट उसकी यूटिलिटी क्या रह जाएगी, अनसर्टेन, वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। यानी कि जो चुनाव जीतकर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी किया है उसके लिए।
मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या डेवलपमेंट किया, ये उन्हें जनता को बताना होता है, समझाना होता है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल हाउ द कंट्री विल बी रन। लेकिन अगर पार्टी नहीं होगी तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि कंट्री कैसे चले? यानी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए कि वो सरकार, वो देश कैसे चलेगा? क्योंकि जब तक आइडियोलॉजी सेम नहीं होगी, सरकार नहीं बनेगी, मेजॉरिटी नहीं होगी, तब तक कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो उस कंडीशन में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि किस सरकार देश कैसे चलना है। जैसे अभी मान के चलो कोई प्रॉब्लम हो जाए देश में, तो जो रूलिंग पार्टी है हम उसको ब्लेम करेंगे, लेकिन जब रूलिंग पार्टी होंगी ही नहीं, अपोजिशन पार्टी भी नहीं होंगी, सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो हम किसे ब्लेम करेंगे? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। यानी कि लिखा हुआ है ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, ऑफिशियली तो वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन ये देखा गया है कि विलेजेस जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, बट जाते हैं, टूट जाते हैं एक से ज्यादा ग्रुप्स में, ठीक है। ईच ऑफ विच पुट अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट, और हर ग्रुप क्या करता है, लगभग अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारता है। तो ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लिखा हुआ है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो यही रीजन है कि देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि इनकी जरूरत क्यों है। इनकी जरूरत इसलिए है कि मेजर पॉलिसी चेंज तभी होगा जब पार्टीज होंगी, पार्टीज नहीं होंगी तो कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं होगा। दूसरा, इंडिपेंडेंट होंगे, गवर्नमेंट तो बन जाएगी बट उसकी यूटिलिटी क्या है, अनसर्टेन है, अच्छे से काम नहीं करेगी। तो किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो बढ़िया से काम करेगी। तीसरा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे। चौथा, सरकार, कोई पार्टी की सरकार होगी तो वो डिसाइड करेगी कि देश कैसे चलना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की इन चीजों के लिए जरूरत होती है। इसीलिए जितनी भी डेमोक्रेसी आप दुनिया में देखेंगे, वो चाहे बड़ी हो, छोटी हो, ओल्ड हो, न्यू हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, आपको सब जगह पॉलिटिकल पार्टीज दिखेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमने पीछे देखे। चलिए, तो लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज का राइज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी जुड़ी हुई है सीधे किससे, रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी से। यानी जैसे जैसे वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बढ़ी है वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो जो बड़ी सोसाइटीज हैं भारत जैसी, उनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। आगे लिखा हुआ है जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। तो जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो क्या होता है, कुछ ऐसी एजेंसियों की जरूरत पड़ती है जो इन डिफरेंट व्यूज को इकट्ठा करें और इन्हें प्रेजेंट करें किसके सामने, सरकार के सामने। They needed some ways to bring various representatives together so that the responsible, हाँ देखिए लिखा हुआ है, ऐसे कुछ रास्तों की जरूरत होती है ताकि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लाया जा सके और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा सके। जैसे हमने देखा था कि जब इंडिपेंडेंट लोग लड़ेंगे तो सरकार की फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर क्या होता है, हमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाना होता है ताकि क्या बन सके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके। तो ये सारे काम कौन फुलफिल कर सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल कर सकती हैं। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से काम करना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना और उनका अच्छे से काम करना क्या है, बहुत जरूरी है। बेसिकली डेमोक्रेसी कैसा परफॉर्म करेगी ये डिपेंड ही करता है किस पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर।
लिखा हुआ है हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, कितनी पार्टी हैं? तो लिखा हुआ है 3 तरह की पार्टियां होती हैं, सिस्टम होते हैं। वन पार्टी सिस्टम, ये चाइना में है, यानी वहां पर एक ही पार्टी के कैंडिडेट आपस में क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। मतलब गवर्नमेंट वहां पे हमेशा एक ही पार्टी की रहती है, कैंडिडेट्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, ये चलता है यूएसए में, वहां पे 2 पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। और ये यूके में 2 पार्टियां, यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत, जहां पर 2 से ज्यादा क्या है, पार्टियां हैं। ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, बीजेपी, आईएनसी, आप, टीएमसी, और भी बहुत सारी हैं। तो 1 पार्टी सिस्टम जिसमें 1 पार्टी होती है, 2 पार्टी सिस्टम जिसमें 2 पार्टी हैं, 1 पार्टी सिस्टम चाइना में है, 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका और यूके में है, मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में है। लिखा हुआ है इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, यानी एक ही पार्टी सरकार को कंट्रोल कर सकती है, चला सकती है। और ऐसी जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं 1 पार्टी सिस्टम। चाइना के अंदर ओनली कम्युनिस्ट पार्टी ही अलाउड है क्या करने के लिए, रूल करने के लिए। तो चाइना एक 1 पार्टी नेशन है। We cannot consider 1 party nation as a good option because this is not a democratic option. But ऐसे देशों को हम डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद है हमारा 2 पार्टी सिस्टम। लिखा हुआ है 2 पार्टी सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में। Any democratic system must allowed at least 2 parties to compete in elections, यानी किसी डेमोक्रेसी को कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए जो आपस में लड़ें, ताकि उनके बीच में एक फेयर चांस डेवलप होगा, ठीक है, और उनके बीच में अच्छा कंपटीशन होगा पावर में आने के लिए। अब एक ही पार्टी है तो कोई कंपटीशन नहीं है, उन्हें पता है हमारा ही रूल रहने वाला है। लेकिन जब 2 पार्टियां होंगी तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा पावर में आने के लिए, और पार्टीज क्या होंगी, मोटिवेट होंगी अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होगा अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमें डिनाई कर देगी, नहीं चुनेगी। चलिए यहां लिखा हुआ है इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज। तो बहुत सारे देशों में होता है पावर चेंज होती है, कितनी पार्टीज के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में। वहां और दूसरी पार्टियां भी हैं, चुनाव भी लड़ती हैं, कुछ सीटें जीत भी जाती है, बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि 2 ही पार्टियां जो मेन पार्टियां हैं उन्हें ही क्या मिलेगी, मेजॉरिटी सीट्स मिलेंगी। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। तो यहां पे ये बोला जा रहा है ऐसा नहीं है कि 2 पार्टी सिस्टम में 2 ही पार्टी होती हैं, और भी हो सकती हैं, वो चुनाव भी लड़ती हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। और पावर जो शेयर होती है वो 2 ही पार्टियों में होती है हमेशा, आइदर दिस और आइदर दैट, इसलिए इनको बोला गया 2 पार्टी सिस्टम। थोड़ा सा बड़ा हो गया पेज। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मल्टी पार्टी सिस्टम, और ये है भारत में। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है, इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका मतलब ये बताया जा रहा है, देखिए इसका क्या मतलब बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि A, B, C, D, ठीक है। अब ये 4 पार्टियां आपस में कंटेस्ट कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, और पूरी पॉसिबिलिटी है चारों के जीतने की। मतलब ये भी जीत सकते हैं, ये भी जीत सकते हैं, ये भी जीत सकते हैं, और ये भी जीत सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। हो सकता है ये अकेले जीतें या A + B मिलकर मेजॉरिटी में जीतें। तो इस तरह जब क्या होता है, जब पॉसिबिलिटी हो कि पावर 2 से ज्यादा पार्टियों के हाथ में भी जा सकती है, यानी 2 पार्टियों को छोड़ दें तो तीसरी, चौथी एंड सो ऑन पार्टियां भी जीत सकती हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। वो अकेले भी जीतें या अलायंस बनाकर जीतें, यानी ग्रुप बना लें अपना और ग्रुप में लड़ें और जीतें।
जैसे भारत में अलायंस बहुत फेमस होते हैं। लिखा फिर से देखिए, इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, यानी कई सारी पार्टियां लड़ रही हैं और मोर देन 2 पार्टीज के क्या है, चांस हैं पावर में आने के, तो वो खुद से आ जाएं या फिर अलायंस बना लें। अलायंस आप जानते ही होंगे, गठबंधन होता है, 3-4 पार्टियां मिलके आपस में चुनाव लड़ती हैं, उसको अलायंस बोलते हैं। 4, 5, 10, 20 भी हो सकती हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन। तो इसमें कई बार होता है कि सरकार जो है, कई सारी पार्टियां, ये लिखा हुआ है देखिए, कई सारी पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसको कोलिशन बोला जाता है। जैसे एक पार्टी भी क्या कर सकती है, अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल गई तो वो भी सरकार बना सकती है, लेकिन सिंगल को नहीं मिली तो वो 2, 3, 4, 5 इन सारी पार्टियों को साथ में ले लेगी और इसको बोलते हैं कोलिशन। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें 2, 4, 5, 8, 10 पार्टियां मिलकर मेजोरिटी के जो आंकड़ा है वहां तक पहुंचती हैं, मेजोरिटी नंबर तक पहुंचती हैं, उसे बोलते हैं कोलिशन। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or front। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, कई बार एक से ज्यादा, सेवरल का मतलब है एक से ज्यादा, 2, 4, 10, 5, 15 पार्टियां हाथ मिला लेती हैं और मिलकर चुनाव लड़ती हैं, किसके लिए, जीतने के लिए, तो उसको बोला जाता है अलायंस या फिर फ्रंट, ठीक है। चलिए, at the same time this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation। इसमें क्या होता है, अलग अलग जो ओपिनियंस हैं उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे मान के चलिए एक फ्रंट बना, 4 पार्टियों ने मिलकर बनाया, A, B, C, D, इन सबके ओपिनियन को भी क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यानी इनकी आइडियोलॉजी के लोग भी सरकार में होंगे, इनकी आइडियोलॉजी के लोग भी सरकार में होंगे, इनकी आइडियोलॉजी के भी होंगे और इनकी आइडियोलॉजी के, तो सरकार में कई सारे डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस वाले लोग होंगे, तो इसी को बोलते हैं, उन सबको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, कई बार बहुत मैसी, बहुत मैस क्रिएट कर देता है, गड़बड़ क्रिएट कर देता है, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बेसिकली ये चारों आपस में लड़ना झगड़ना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, एक दूसरे को धमकी देंगे कि हम सरकार छोड़ देंगे, हम बाहर निकल जाएंगे फ्रंट से, और सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी डेटा नीचे आ जाएगा, कोई भी एक निकलेगा तो ऐसे ही कुछ मेजर अलायंस हुए थे 2004 में, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में बात हो रही है इनकी। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है बीजेपी, और उसने अपने साथ कई पार्टियों को मिला लिया, तो उस अलायंस को नाम मिला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ऐसा ही एक दूसरा अलायंस है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसमें उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने भी कुछ पार्टियों को साथ में मिला लिया, मिलकर साथ में चुनाव लड़े, और ये फ्रंट जीता भी था उस टाइम पे। और एक थर्ड फ्रंट था लेफ्ट फ्रंट, जिसमें लेफ्ट आइडियोलॉजी की पार्टियां थी। लिखा हुआ है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस, तो बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्राइसिस फेस कर रही हैं, यानी संकट है उनके सामने, क्योंकि वो बहुत क्या हो चुकी हैं, अनपॉपुलर हो चुकी हैं। दिस बिलीफ इज ओनली पार्शियली ट्रू इन इंडिया, भारत में ये बात क्या है, पार्शियली ट्रू है, यानी आधी सही है आधी गलत है। लोग पॉलिटिकल पार्टीज को भला भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं, इसलिए बोला गया पार्शियली ट्रू है, पूरे तरीके से सही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल ही अनपॉपुलर हो गई हैं, ऐसा पूरे तरीके से सही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, यानी इन साउथ एशिया, तो बोला गया है कि साउथ एशिया में पॉलिटिकल पार्टी जो हैं लोग उन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से देयर ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट मच और नॉट ऑल। अच्छा हाँ, यहां बोला जा रहा है कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा रखते हैं, फेथ रखते हैं, उनसे ज्यादा पॉपुलेशन उन लोगों की है जिनको कोई फेथ नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा करने वाले लोग कम हैं
और भरोसा ना करने वाले लोगों की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। द सेम इज ट्रू ऑफ मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज एज वेल। और ये सिर्फ भारत के रेफरेंस में नहीं है, ये लगभग सब जगह है। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये लोगों दुनिया में ये उन इंस्टीट्यूट्स में से हैं जिन पर लोगों को सबसे कम भरोसा है। इन सब के बावजूद भी क्या लिखा हुआ है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज वाज फेयरली हाई। मतलब लोगों के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज अनपॉपुलर हुई हैं, पूरे तरीके से नहीं हुई हैं और उन पर भरोसा ना करने वाले लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इसके बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग अभी भी क्या है, फेयरली हाई है। बहुत लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। The proportion of those who said they were members of some political parties was higher in India than many advanced countries। हाँ, तो लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो खुद को किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बताते हैं, ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बहुत हाई है भारत में दूसरे देशों से, जैसे कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया। यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो दूसरे देश हैं इनमें पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की पॉपुलेशन कम है भारत के मुकाबले। यानी भारत में एक बहुत बड़ा नंबर है लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। Over the last 3 decades, the proportion of those who report to be members of political parties in India has gone up steadily। पिछले 3 डेकेड्स में, 30 साल में जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बने हैं उनका नंबर क्या हुआ है, गॉन अप हुआ है, बढ़ा है। मतलब पिछले 30 सालों में लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। ऐसे लोगों का जो डेटा है वो बढ़ा है। The proportion of those who say they feel close to a political parties, ऐसे लोगों का नंबर भी बढ़ता गया है जो क्या फील करते हैं, क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टीज। यानी भारत के लगभग सभी लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। देश में जितनी भी पार्टी हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कहां पर, इलेक्शन कमीशन में। जितनी भी पार्टी हैं, बड़ी छोटी, सबको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है किन पार्टीज को, जो बड़ी हैं और इस्टेब्लिश पार्टी हैं। यानी वैसे तो वो इक्वली ट्रीट करता है सारी पार्टियों को, उसके लिए सारी पार्टियां इक्वल हैं, बट जो बड़ी और इस्टेब्लिश पार्टी हैं उन्हें वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है। These parties are given a unique symbol। वो सभी पार्टियों को क्या करता है, यूनिक सिंबल देता है। Only the official candidate of that party can use that election symbol। यानी जो बड़ी और इस्टेब्लिश पार्टियां हैं उन्हें वो एक यूनिक सिंबल देता है। जैसे कांग्रेस को दिया हुआ है हाथ का पंजा, ठीक है, या कमल दिया हुआ है पार्टी को, जो बड़ी पार्टियां हैं उस तरीके से, या झाड़ू है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियों को वो यूनिक सिंबल देता है और इन सिंबल्स का यूज सिर्फ पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट ही कर सकते हैं और इन्हीं सिंबल्स को बोला जाता है इलेक्शन सिंबल। जैसे आपने देखा होगा ना, कैंडिडेट्स आते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए तो उनकी पार्टी पे झंडे रहते हैं उनकी पार्टियों के। तो बड़ी और इस्टेब्लिश पार्टियों को यूनिक सिंबल देता है कौन, इलेक्शन कमीशन, और इन सिंबल्स का यूज करते हैं उसके ऑफिशियल कैंडिडेट। Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the Election Commission for this purpose। That is why these parties are called recognized political parties। तो ऐसी पार्टीज जिन्हें ये प्रिविलेज मिला हुआ है, ये यूनिक सिंबल मिले हुए हैं और दूसरी कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, इन्हें इलेक्शन कमीशन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये बहुत लार्ज और इस्टेब्लिश पार्टी हैं, इसीलिए इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें क्या किया हुआ है, ये माना हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, बड़ी हैं, इस्टेब्लिश हैं और इन्हें एक यूनिक सिंबल दिया हुआ है, इसलिए ऐसी पार्टीज को बोलते हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद हम नए लेक्चर में जुड़ेंगे।